हेलो एंड वेलकम टू द बायोलॉजी एंड डॉट्स। इस वीडियो में हम लोग सेल बायोलॉजी चैप्टर से जो भी BHU MSc एंट्रेंस में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं ये सीरीज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि BHU MSc एंट्रेंस अब तो नहीं होता है, अब CUET होता है। और देखिए, जो भी आप बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सारे एग्ज़ाम में जो बायोलॉजी के चैप्टर्स होते हैं उनके कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, तो क्वेश्चंस भी उन्हीं कॉन्सेप्ट से बनाए जाते हैं, तो क्वेश्चंस के रिपीटेशन के चांसेस होते हैं। इसलिए जो भी प्रीवियस ईयर आप नीट के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं या फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स एग्ज़ाम जो होते हैं उसके लिए जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, PGT के लिए जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उन क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वो क्वेश्चन अगर रिपीट होकर आ रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे और आपको उससे एक बेनिफिट मिलेगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट लिव्ड RNA इज़। ऑप्शंस है ये, देखिए क्वेश्चन 2021 BHU एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था MSc के लिए। ऑप्शंस यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शंस ए है tRNA, ऑप्शन बी है rRNA, ऑप्शन सी है mRNA, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। tRNA मीन्स ट्रांसफर RNA, rRNA स्टैंड फॉर राइबोसोमल RNA, mRNA स्टैंड फॉर मैसेंजर RNA। तो जो शॉर्ट लिव्ड RNA होता है वो आपका tRNA होता है, तो यहाँ पे tRNA सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है द लिपिड राफ्ट आर प्राइमरली फॉर्म्ड बाई। ये क्वेश्चन BHU एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था MSc के 2021 में। ऑप्शन है फॉस्फोटिडिल सेरीन एंड फॉस्फोटिडिल कोलिन, ऑप्शन बी है फॉस्फोटिडिल इनोसिटॉल एंड कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी है फॉस्फोटिडिल सेरीन एंड कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी है स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। तो लिपिड राफ्ट क्या होता है? एक्चुअली जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक लेस फ्लूइड पोजीशन आपको मिलता है, और वो जो लेस फ्लूइड रीजन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसी को हम लोग लिपिड राफ्ट कहते हैं, और वो स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से बना रहता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा। क्लियर? वेल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायराइड इन्फेक्शियस एजेंट। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके इतने इजी आते हैं, अगर आप क्लास 12th में सेल पढ़े होंगे तो वहाँ भी वायरस वायराइड प्रियॉन्स पढ़े होंगे, तो अगर आपका बेसिक्स अच्छा है तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और ये BHU 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी है सिंगल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी है डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी है cDNA। तो अगर आप वायराइड्स क्लास 12th में पढ़े होंगे NCERT में, 11th में पढ़े होंगे NCERT में, तो आप देखे होंगे कि जो वायराइड्स होते हैं वो RNA से बने रहते हैं और उसमें सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं। ठीक है। और वायरस की बात करते हैं तो वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अलावा भी एक प्रोटीन का एक कवरिंग होता है, प्रोटीन का लेयर होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं, और प्रियॉन्स में सिर्फ आपके प्रोटीनीशियस कंपाउंड देखने को मिलते हैं। तो ये डिफरेंस होता है वायराइड्स और प्रियॉन और वायरस में। वेल तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो ए है वो सही हो जाएगा। we'll मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइन्यूट एपर्चर कनेक्टिंग एडजेसेंट सेल आर नोन एज। ऑप्शन है प्लाज्मोडेस्मेटा, ऑप्शन बी है हाइडाथोड, ऑप्शन सी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी है टोरस। तो एक एपर्चर जो कि बगल के सेल्स को कनेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? जनरली ये क्वेश्चन प्लांट सेल से है, और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, तो दो सेल वॉल को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। हाइडाथोड एक्चुअली आपका वो पार्ट होता है प्लांट में जिससे वाटर आपका प्लांट से बाहर निकलता है, और इसको हम लोग वाटर स्टोमेटा भी कहते हैं। और जनरली ये लीफ सरफेस पे देखने को मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप जान ही रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका कवरिंग होता है सेल का। और टोरस यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ, टोरस का डेफिनेशन आप एक बार इसको देख लेंगे।
ये जनरली जाइलम का ही मॉडिफिकेशन होता है और ये जिम्नोस्पर्म में देखा जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लिपिड बाइलेयर इज हेल्ड टुगेदर बाय। अगर आप लिपिड का स्ट्रक्चर आप याद कर रहे होंगे तो लिपिड में आपका क्या कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है लिपिड का, वो आपका बीच में होता है, लिपिड बाइलेयर होता है, तो जो उसमें हाइड्रोफोबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ लिपिड बाइलेयर इज हेल्ड टुगेदर बाय। ये क्वेश्चन BHU एंट्रेंस एग्जाम MSc एंट्रेंस एग्जाम में 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी है डबल बॉन्ड इन देयर फैटी एसिड टेल, ऑप्शन सी है द अट्रैक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड हेड टू ईच अदर, ऑप्शन डी है हाइड्रोफोबिक फोर्स। अगर आप लिपिड का स्ट्रक्चर याद करें तो लिपिड में आपको एक हाइड्रोफिलिक हेड दिखता है और हाइड्रोफोबिक टेल दिखता है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है वो एक दूसरे की तरफ आपके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ लिपिड बाइलेयर इज हेल्ड टुगेदर बाय। ये क्वेश्चन BHU MSc एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है 2020 में। ऑप्शन देखते हैं सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी है डबल बॉन्ड इन देयर फैटी एसिड टेल, ऑप्शन सी है द अट्रैक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड हेड टू ईच अदर, ऑप्शन सी है हाइड्रोफोबिक फोर्स। तो अगर आप लिपिड का बाइलेयर स्ट्रक्चर याद कर रहे हो तो आपको दिखेगा लिपिड में एक हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है जिसको हाइड्रोफिलिक हेड भी कहते हैं या फिर पोलर हेड भी कहते हैं, और हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है जिसको हम लोग नॉन पोलर टेल भी कहते हैं। तो अगर आप दोनों लिपिड के जो बाइलेयर को देखेंगे तो जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है वो एक दूसरे की तरफ क्या कहते हैं एक दूसरे की तरफ आपका पोजीशन में देखने को मिलते हैं, और वो जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होते हैं वो जिस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं उसी बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोफोबिक फोर्स कहते हैं या फिर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुसाइड बैग ऑफ सेल आर। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये BHU MSc एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, 2014 में, 2011 में, और ये आपका नीट में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप कोई अलग बायोलॉजी से रिलेटेड आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, PGT में ये क्वेश्चन पूछा गया है, TGT में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोग से गलत नहीं होना चाहिए अगर आप बायोलॉजी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। और यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है गोल्गी बॉडीज़, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम्स, तीसरा ऑप्शन है वैक्यूल, चौथा ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे जो वैक्यूल होता है उसी को हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो कि एसिडिक नेचर का होता है, और जब भी सेल में कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो वो एंजाइम होता है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वो लाइसोसोम को बस्ट कर देता है, तोड़ देता है, लाइज कर देता है। जिस प्रोसेस से लाइसोसोम्स टूटता है उस प्रोसेस को हम लोग ऑटोलिसिस कहते हैं। तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है लाइसोसोम्स को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन आर पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड इन। ये क्वेश्चन BHU MSc एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया है और चांसेस है इस क्वेश्चन के रिपीट होने के। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है गोल्गी एपरेटस। तो प्रोटीन बनता कहाँ है? तो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रोटीन को बनाने में, और प्रोटीन जब बन जाता है तो आगे जो गोल्गी एपरेटस होता है, गोल्गी एपरेटस उसके पैकेजिंग करता है, वहाँ पे उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो प्रोटीन पोस्ट ट्रांसलेशनली आपका गोल्गी एपरेटस में ही मॉडिफाई होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टर्ने सेक्रेटरी वेसिकल ट्यूब्यूल आर पार्ट ऑफ। ऑप्शन है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है लाइसोसोम्स, ऑप्शन डी है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर याद करें तो उसमें आपको
थैलाक्वाइड, स्ट्रोमा, ग्रेना, स्ट्रोमा लैमली आपको देखने को मिलेगा। सिस्टर्ने या फिर सेक्रेटरी वेसिकल जैसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है उसको हम लोग सिस्टर्ने कहते हैं, सॉरी उसको हम लोग क्रिस्टे कहते हैं। तो आपको सिस्टर्ने माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को नहीं मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे होता है, और लाइसोसोम में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में आपको सिस्टर्ने भी देखने को मिलता है, सेक्रेटरी वेसिकल भी देखने को मिलता है और ट्यूब्यूल्स भी देखने को मिलता है। वेल मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन। ऑप्शन ए है जाइगोटीन, ऑप्शन बी है पैकेटीन, ऑप्शन सी है डिप्लोटीन, ऑप्शन डी है डायकाइनेसिस। ये सेल साइकिल से क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी BHU MSc एंट्रेंस में सारे के सारे क्वेश्चन आपके BHU MSc एंट्रेंस के क्वेश्चन हैं। ये 2020 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन नीट में भी कई बार रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है आगे भी रिपीट हो, क्योंकि सेल साइकिल से ये बहुत फेवरेट टॉपिक होता है कि क्रॉसिंग ओवर या फिर सिनेप्सिस या फिर सिनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें। तो क्रॉसिंग ओवर आपका पैकेटीन स्टेज में देखने को मिलता है, जिसमें क्रोमोसोम सेगमेंट इंटरचेंज होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के। तो यहाँ पे जो पैकेटीन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाइगोटीन में एक्चुअली सिनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो ध्यान रखिएगा सिनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जाइगोटीन में होता है और क्रॉसिंग ओवर आपका पैकेटीन में होता है। क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। वेल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद। अभी मैंने बताया था कि सिनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, तो वो जाइगोटीन फेज में बनता है। जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस ये सब फेज हैं प्रोफेज के। मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के, ये सारे सब फेजेज होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कि सिनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद, ये भी BHU 2020 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सेल साइकिल से भी कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एक ही साल में, और हो सकता है कि CUET में या फिर PGT के अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो ऑप्शंस अगर देखें तो ऑप्शंस है क्रोमोसोम कंडेंसेशन, क्रोमोसोम डबलिंग, क्रोमोसोम्स रेप्लिकेशन, ऑप्शन डी है इंटरचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट। तो सिनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स आपका किससे एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है इंटरचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट, ये सिनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स इसी से एसोसिएटेड है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोमोसोम कंडेंसेशन आपका एक्चुअली प्रोफेज में होता है, और क्रोमोसोम डबलिंग की बात करते हैं तो क्रोमोसोम डबलिंग यानी कि DNA रेप्लिकेशन आपका S फेज में होता है, और रेप्लिकेशन कह लीजिए या फिर डबलिंग कह लीजिए, बात एक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। साइटोस्केलेटन क्या होता है या फिर किससे बना रहता है, ये BHU MSc एंट्रेंस 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपके सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल, कैलोज डिपॉजिट्स, ऑप्शन सी है प्रोटीनीशियस फिलामेंट, ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल। तो आपके साइटोस्केलेटन सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और ये आपके प्रोटीनीशियस फिलामेंट्स बने रहते हैं, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। तो इन सब से आपके क्या कहते हैं साइटोस्केलेटन बना रहता है, और ये एक प्रोटीनीशियस फिलामेंट्स होते हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है F0 F1 ATPase इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड ऑन। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन विद F1 फेसिंग द थाइलाकॉइड ल्यूमेन, ऑप्शन बी है इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन विद F1 फेसिंग द स्ट्रोमा, ऑप्शन सी है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन विद F1 फेसिंग द स्ट्रोमा, ऑप्शन डी है इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन विद F1 फेसिंग द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इसका आंसर अगर हम देख थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन विद F1 फेसिंग द स्ट्रोमा आपका इसका सही आंसर है। तो जो F1 होते हैं वो स्ट्रोमा की तरफ फेस किए रहते हैं, और जो F0 होते हैं वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। वेल मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हेल्प इन। ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल,
ऑप्शन बी है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ऑप्शन सी है सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऑप्शन डी है एनाफेजिक सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस के किनारे पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियस आपका साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका जनरली न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज मटेरियल का एक्सचेंज करने में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल में सेंट्रियोल का रोल होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कोई रोल होता नहीं है। सिनेप्सिस के लिए आपका सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन रोल प्ले करते हैं, और एनाफेजिक सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स इसमें भी स्पिंडल फाइबर हेल्प करता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्पफुल होता है। वेल मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है और क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ n इज इक्वल टू 16 इन अ डिप्लॉयड प्लांट हाउ मेनी बाइवेलेंट आर पॉसिबल एट मेटाफेज 1 ऑफ द मियोसिस। तो जितने भी आपके डिप्लॉयड प्लांट जितने भी आपके बाइवेलेंट होते हैं वो क्रोमोसोम्स के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बराबर होते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 दिया है डिप्लॉयड प्लांट में, तो आपके बाइवेलेंट भी उतने ही होंगे। तो ऑप्शन की तरफ मूव किया जाए तो ऑप्शन ए है 16 बाइवेलेंट, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ऑप्शन बी है 16 यूनिवेलेंट, ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी है 32 बाइवेलेंट्स, ये भी गलत ऑप्शन है। और ऑप्शन डी है 16 बाइवेलेंट प्लस 16 यूनिवेलेंट, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 बाइवेलेंट। वेल मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एससीएल ट्रीटमेंट प्रीसीडिंग रूट टिप माइटोसिस इज डन फॉर। ये BHU MSc एंट्रेंस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है डिजॉल्विंग मिडिल लैमेला, ऑप्शन सी है रप्चरिंग सेल, ऑप्शन डी है रिमूविंग सेल वॉल। तो जो एससीएल का ट्रीटमेंट होता है वो सेलुलोज को डिग्रेड करने के लिए होता है, और सेलुलोज आपके मिडिल लैमेला में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेल मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीसोम्स कंसिस्ट ऑफ। ये भी जो बच्चा अगर 11th अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको ये क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, और ये BHU MSc एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन यूं ही कर लेंगे जो आपको बहुत ईजी लगेगा। कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं। एक्चुअली किसी भी पेपर में क्वेश्चन आपके मीडियम और हार्ड और इजी लेवल के होते हैं, और लगभग क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के होते हैं, तो आप उसको बहुत आसानी से कर लेंगे अगर आप बेसिक्स ध्यान दिए हों। अभी तक नहीं ध्यान दिए हों तो अभी भी आप उन सारे बेसिक्स को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में उन टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं। उन टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपके लिए उन टॉपिक को काफ़ी इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। ऑप्शन ए है सेवरल डिक्टियोसोम्स, ऑप्शन बी है सेवरल राइबोसोम्स, ऑप्शन सी है सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू द सेम mRNA, ऑप्शन डी है सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू द डिफरेंट mRNA। तो पॉलीसोम्स हम लोग उसको कहते हैं जब एक mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हुए रहते हैं तो उन्हीं को हम लोग पॉलीसोम्स कहते हैं। क्लियर। और यहाँ पे ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी है कि सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू द सेम mRNA। एक ही mRNA से जब बहुत सारे राइबोसोम जुड़े रहते हैं तो उन्हीं को हम लोग पॉलीसोम्स कहते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइड बैग। देखिए क्वेश्चन ये फिर से रिपीट हुआ है 2018 में। अभी हम लोग पहले भी क्वेश्चन देखे थे, ये 2020 में रिपीट हुआ था, 14 में रिपीट हुआ था, 11 में रिपीट हुआ था और फिर से 2018 में भी रिलीव हुआ है। और इसका आंसर क्या है आप लोग खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में आंसर देके, और आपको आना चाहिए इसका आंसर, अभी मैंने जस्ट बताया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज बायोसिंथेटिकली मोस्ट एक्टिव फेज। सेल साइकिल के दौरान कौन सा ऐसा फेज होता है जो कि बहुत एक्टिव फेज होता है। तो देखिए फिर से ये सेल साइकिल से क्वेश्चन 2018 में पूछा गया BHU में, और आई कैन गारंटी यू कि ये सारे क्वेश्चन आपके CUET में आने वाले जो भी CUET हैं हो सकता है कि इसी बार या फिर नेक्स्ट बार आपका ये सारे क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो। ऑप्शंस की तरफ मूव करें
तो ऑप्शन ए है टीलोफेज, ऑप्शन बी है एनाफेज, ऑप्शन सी है मेटाफेज, ऑप्शन डी है इंटरफेज। तो टीलोफेज एक्चुअली इस टाइम टर्मिनेशन होता है सेल साइकिल का। एनाफेज में आपके जो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल पे माइग्रेट करते हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज होते हैं। और इंटरफेज एक ऐसा फेज होता है जिसमें सेल ग्रो करता है, इसमें डीएनए रेप्लिकेट करते हैं और सारे वो प्रोटीन बनाए जाते हैं जो कि एम फेज में इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे इंटरफेज ही आपका बायोसिंथेटिकली मोस्ट एक्टिव फेज माना जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच माइटोटिक फेज न्यूक्लियोलस यूजुअली डिजॉल्व। किस माइटोसिस के किस फेज में न्यूक्लियोलस डिजॉल्व हो जाता है या फिर डिसअपीयर हो जाता है। ऑप्शंस की तरफ मूव करें तो ऑप्शन है टीलोफेज, ऑप्शन बी है एनाफेज, ऑप्शन सी है मेटाफेज, ऑप्शन डी है प्रोफेज। तो अगर आप सेल साइकिल पढ़े होंगे तो आपको याद आएगा जो पहला फेज होता है वो प्रोफेज होता है और इसी फेज में आपके न्यूक्लियोलस डिजॉल्व होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू कर देते हैं, गोल्गी apparatus डिसअपीयर हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपीयर हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है प्रोफेज। सेल साइकिल आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चंस 11th चैप्टर भी अगर क्लास 11th में अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। मैं कई बार आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि 11th का एनसीईआरटी कितना इम्पॉर्टेंट है, 11th के बायोलॉजी कितने इम्पॉर्टेंट है, जो जिससे कि आपके डिफरेंट हायर लेवल के भी जो एग्ज़ाम हैं उनके क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो कोशिश करिएगा 11th और 12th का जो भी एनसीईआरटी है उसको 1-2 बार अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इजी लेवल के होते हैं जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बन जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द मियोसिस टाइप सेल डिवीजन क्रोमेटिड्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग। तो मियोसिस अगर सेल डिवीजन मियोसिस के थ्रू होता है तो क्रोमेटिड किस स्टेज में सेग्रीगेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऑप्शन है नेवर डिवाइड्स, कभी नहीं होते हैं, ऑप्शन बी है एनाफेज 1, ऑप्शन सी है एनाफेज 2, ऑप्शन डी है इंटरकाइनेसिस। तो जो भी क्रोमेटिड होते हैं वो एनाफेज 2 में डिवाइड होते हैं, एनाफेज 2 में सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक क्रोमेटिड कभी डिवाइड ही नहीं करता है, तो ये काफ़ी गलत आंसर है। एनाफेज 2 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मियोसिस 1 अ बाइवैलेंट इज एसोसिएशन ऑफ। बाइवैलेंट किसका एसोसिएशन है? 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन की तरफ देखें तो पहला ऑप्शन है 2 क्रोमेटिड विद 1 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमेटिड विद एंड 4 सेंट्रोमियर, ऑप्शन सी है 4 क्रोमेटिड एंड 2 सेंट्रोमियर, ऑप्शन डी है 2 क्रोमेटिड एंड 2 सेंट्रोमियर। तो जो भी बाइवैलेंट होता है उसमें 4 क्रोमेटिड होते हैं और 2 सेंट्रोमियर होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये नीट में कई बार रिपीट हुआ वो क्वेश्चन है और ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और दिमाग में इसको बिल्कुल आप बना लीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चंस गड़बड़ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लिपिड बाइलेयर इज हेल्ड टुगेदर बाई। लिपिड बाइलेयर किससे जुड़ा रहता है? देखिए ये क्वेश्चन अभी पीछे भी पूछा गया है, तो मैं इस क्वेश्चन का भी अभी आंसर नहीं करने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में पुटअप करेंगे। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं डिफरेंट एग्जाम में और उन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान दें तो आपसे काफ़ी इजी वे में आप उसको कर पाएंगे और नंबर गेन कर पाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन एनाफेज। कौन सा प्रोटीन होता है जो कि क्रोमोसोम्स को मूव करने में हेल्प करता है एनाफेज के दौरान? ऑप्शन ए है मायोसिन, ऑप्शन बी है यूबिक्विटिन, ऑप्शन गलत इंटरप्रेट कर दिया। ऑप्शन ए है मायोसिन, ऑप्शन बी है डायनिन, ऑप्शन सी है यूबिक्विटिन, ऑप्शन डी है प्रोलैमिन। तो जो ऑप्शन ए है मायोसिन वो एक्टिन फिलामेंट्स को जोड़ने में हेल्प करता है। ऑप्शन बी है जो डायनिन, ये एक मोटर प्रोटीन होता है और मोटर प्रोटीन ही मूवमेंट में किसी के मूवमेंट कराने में
हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लेते हैं यूबिक्विटीन क्या होता है। तो यूबिक्विटीन एक ऐसा आपका प्रोटीन है जो कि जो भी अनयूजुअल प्रोटीन आपके सेल्स में पाए जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करने के बाद से उनको डिग्रेड करवा देता है। प्रोलैमिन आपका एक ऐसा प्रोटीन है जो कि प्लांट में पाया जाता है और ये प्रोलीन अमाइनो एसिड से ही बना रहता है। इसमें इस प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए बहुत सारे प्रोलीन अमाइनो एसिड यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए है परमिट वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट। ऑप्शन बी है फैसिलिटेट द पासेज ऑफ वाटर सॉल्युबल थ्रू इट। ऑप्शन सी है इनहिबिट द पासेज ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस थ्रू इट। ऑप्शन डी है एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल थ्रू इट। तो लिपिड बाइलेयर अगर आपको स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा तो लिपिड बाइलेयर में जो बीच का रीजन होता है वो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है और वाटर उस रीजन से पास नहीं कर सकता है। तो इस वजह से जो ऑप्शन सी है कि लिपिड बाइलेयर इनहिबिट द पासेज ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस थ्रू इट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वेल मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन द डीएनए कंटेंट इज डबल। सेल डिवीजन के टाइम में या फिर सेल साइकिल के टाइम में डीएनए कंटेंट कब डबल हो जाता है। तो डीएनए कंटेंट हम जानते हैं एस फेज में डबल होता है। यहाँ पे ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है टीलोफेज है, ऑप्शन बी है आपका एनाफेज, ऑप्शन सी है आपका मेटाफेज, ऑप्शन डी है इंटरफेज। तो हम जानते हैं कि जो डीएनए कंटेंट होता है वो एस फेज में डबल होता है और एस फेज आपका सब फेज होता है इंटरफेज का। इंटरफेज में 3 फेजेज होते हैं, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। तो आपका यहाँ पे इंटरफेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। इससे इजी क्वेश्चन सेल साइकिल से बिल्कुल नहीं पूछ सकता है। पूछ रहा है सीक्वेंस पूछ रहा है सेल साइकिल का। तो ऑप्शन की तरफ मूव करें तो ऑप्शन ए है G2, G1, S, M, यानी कि G2 फेज, G1 फेज, S फेज, M फेज। ऑप्शन बी है G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। ऑप्शन सी है S फेज, G1 फेज, M फेज, G2 फेज। ऑप्शन डी है M फेज, G1 फेज, G2 फेज एंड S फेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। G1 फेज स्टार्ट होता है सबसे पहले सेल साइकिल में, उसके बाद से G1 के बाद से S फेज स्टार्ट होता है, S फेज के बाद G2 फेज होता है और G2 फेज के बाद M फेज होता है जिसको माइटोटिक फेज कहते हैं। इस माइटोटिक फेज में 4 सब फेज होते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये सीक्वेंशियल फेज होते हैं। आप इसको इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनेस्टल माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ, एनेस्टल माइटोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एनेस्टल माइटोसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो एनेस्टल मतलब ये होता है विदाउट एस्टर रेज। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी है हायर प्लांट, ऑप्शन सी है लोअर एनिमल, ऑप्शन डी है हायर एनिमल। तो देखिए एस्टर रेज आपके सेंट्रियोल से निकलते हैं और सेंट्रियोल जो होता है वो सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो आपका सही हो जाएगा। एनेस्टल माइटोसिस प्लांट में देखने को मिलता है। प्लांट में आपके सेंट्रियोल नहीं होने की वजह से जो उसमें माइटोसिस होता है वो एनेस्ट्रल होता है। वेल मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियोसिस इन्वॉल्व्स। मियोसिस क्या इन्वॉल्व करता है। ऑप्शन है 1 डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड 1 डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑप्शन बी है 2 डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड 1 डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी है 1 डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड 2 डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑप्शन डी है 2 डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड 2 डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो मियोसिस 2 डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड 1 डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। मियोसिस में एक ही बार क्रोमोसोम्स डिवाइड करता है और वो भी एनाफेज 2 में डिवाइड करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाए, करेक्ट आंसर है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको हर एक चैप्टर से कराने वाला हूँ। तो आपको
सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।